हो गई? हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, कल हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे और अंतिम जो कल हम जो विशेषता पढ़ रहे थे वो एकल नागरिकता की थी, जिसमें भारत एक संघात्मक राज्य होते हुए भी यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जैसे आपको कल बताया, क्यों किया गया है? क्योंकि संविधान निर्माताओं के मन में यह आशंका थी कि यदि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया जाएगा तो हो सकता है भारत पहले से ही एक विभाजन हो चुका है भारत का, आगे कहीं ऐसी गलती दोबारा ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है और केंद्र के पास अधिक शक्तियां जो है वो दी गई हैं और इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि हम सब भारतीय एक हैं, हमारी जो नागरिकता है वो एक है। तो ये तो हम कल पढ़ रहे थे। अब आगे जो शुरू करते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श, ये 19वीं जो है वो विशेषता है संविधान की। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। देखिए, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। भारत कैसा राज्य है? एक लोक कल्याणकारी राज्य। अब लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? लोक मीन्स जनता और कल्याण मीन्स जनता के कल्याण के लिए, जनता को विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाए, जनता के सुख दुख में जो है काम आए, एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं हम। तो वो राज्य जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य होता है जो जनता के हितों की रक्षा करता है। अब बात ये कर लेते हैं कि भाई ऐसा राज्य जो समाज के कमजोर वर्गों के हेतु तथा उनकी सेवा का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेता है, ऐसा राज्य जो समाज का कमजोर तबका है या कमजोर वर्ग है। अब कमजोर वर्ग की सेवा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता हो। अब कमजोर वर्ग है, उनकी सेवा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर कैसे लेता है? जैसे केंद्र और राज्य सरकार। एग्जांपल यहां ले लें कि जैसे केंद्र और राज्य सरकार, ये केंद्र और राज्य सरकारें, इनका काम क्या है? जैसे भारत का जो कमजोर तबका है, कमजोर वर्ग है, उनकी सेवा का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर ये कैसे लेते हैं? बताया गया कि मूलभूत सुविधाएं, रोटी कपड़ा और मकान तो सबके पास होना ही चाहिए। सरकार की प्राथमिकता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श ये है कि नागरिकों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो ये सरकारें, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, ये उनको मुहैया करवाएं। इसी के साथ में नागरिकों को पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए और उनको रोटी कपड़ा और मकान तो बता ही दिया, इसके साथ में शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, उनकी स्वास्थ्य की सुविधा भी जो है वो मुहैया करवाई जानी चाहिए और नागरिकों को आर्थिक समानता, जो अमीर और गरीब के बीच जो डिस्टेंस है, समाज को जो बांटने का काम करता है, जैसे अमीर और गरीब वर्ग। एक वो वर्ग जो बहुत ही गरीब है, जिसके पास कोई सुविधाएं नहीं है, एक वो वर्ग जिनके पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। तो सरकार को कोशिश ही करनी चाहिए, एक लोक कल्याणकारी राज्य का ये दायित्व बनता है कि वह आर्थिक समानता की स्थापना करे, कोशिश करे। सब बराबर तो नहीं हो सकते आर्थिक रूप से, ये तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि ये वर्ग कम से कम
अपना जीवन यापन को जो है वो ठीक प्रकार से कर पाए, इस प्रकार की समानता की स्थापना करे। और समाज के जो लक्ष्य हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य को समाज के कौन से लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए, इस प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए। समझ गए? तो ये था लोक कल्याणकारी राज्य, जो जनता की सेवा का उत्तरदायित्व, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग जो है उनकी सेवा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है। उनके लिए पौष्टिक भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से समानता की स्थापना, और भी बहुत सारे जो लक्ष्य होते हैं समाज में, किसी प्रकार से जो है असमानता ना हो, समता का माहौल हो, और इस प्रकार के जो लक्ष्य एक लोक कल्याणकारी राज्य को जो उम्मीद करते हैं उससे, वो जो है लोक कल्याणकारी राज्य को पूरा करना चाहिए। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये थी संविधान की 19वीं विशेषता। और अब मैं बात कर लेता हूं संविधान की 20वीं विशेषता, जो अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्ग के लिए अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की विशेष व्यवस्था करना। देखिए, ये हमारे संविधान की जो है एक प्रकार से मैं ये कहूं कि अंतिम विशेषता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक किसको कहते हैं समझना होगा। जिनकी संख्या, जहां वो रहते हैं वहां अन्य लोगों की तुलना में जिनकी संख्या अल्प होती है, बहुत कम होती है, वो अल्पसंख्यक होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, हमारे देश में मैं बात करूं, धार्मिक दृष्टि से बात करूं मैं, तो हमारे देश में हिंदू बहुसंख्यक लोग हैं, अन्य धर्म के जो लोग हैं उनको हम कहेंगे अल्पसंख्यक। तो वो अल्पसंख्यक और समाज की मुख्य धारा से वंचित वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग है, इनके लिए आरक्षण की विशेष व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है कि ये लोग भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके, ये भी अपना जो है जीवन स्तर है वो ठीक तरीके से जी सके। उनके लिए जो है वो संविधान के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है? आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी जो है हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और लोकसभा और विधानसभा, यहां मैं बता दूं आपको कि भाई लोकसभा और विधानसभा, इनमें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संविधान का आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332। देखिए, अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, अनुसूचित जाति के लिए व्यवस्था की गई है, और 332 से इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसमें की गई है? लोकसभा और विधानसभा में। संविधान की ये जो आर्टिकल है ये इनके लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। यानी 330 है लोकसभा, ये विधानसभा 332, तो ये इनके लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। इसी तरीके से इनके लिए राजकीय सेवाओं में भी, किसमें? राजकीय सेवाओं में, राजकीय सेवाओं में भी इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और
ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है संविधान के अनुच्छेद 335। संविधान के अनुच्छेद 335 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राजकीय सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और मैं बात कर लूं यहां जो ओबीसी वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग, उस अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी जो है वो आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सितंबर 1993 में, सितंबर 1993 में अन्य जो पिछड़ा वर्ग है जिसे ओबीसी बोलते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके लिए भी 27%, कितना प्रतिशत, 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ध्यान ये रखना है कि ये अन्य पिछड़ा वर्ग है, इनके लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण नहीं है। इनके लिए राजकीय सेवाओं में 27% आरक्षण की व्यवस्था है, वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए की गई है। तो समझ गए, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वो की गई है। और यहां मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अल्पसंख्यकों के जो एक प्रकार से ये कहें कि धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए भी संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है, विशेष प्रावधान किए गए हैं कि ये इनका जो एक प्रकार से मैं कहूं धार्मिक में ये आएगा कि ये अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अनुसार, अपने धर्म की जो रीतियां हैं, जो परंपराएं हैं, निर्विघ्न रूप से जो है उनका ये निर्वहन कर सकेंगे। उसमें दूसरे धर्म के लोग किसी प्रकार का जो है कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे। ये संविधान इनकी इस प्रकार के हितों की रक्षा करता है। इनकी जो भाषा है उसके उनके हितों की व्यवस्था करता है कि अपनी भाषा, जो भी इनकी भाषा है वो सारी बातें हैं। इनका जो भी कल्चर है, संस्कृति है, किस तरीके से इनके त्योहार मनाते हैं, त्योहार कौन कौन से होते हैं, इनके अलग होते हैं, किस तरीके से मनाते हैं, इसके लिए ये स्वतंत्र है। संविधान जो है वो इनके हितों की रक्षा करता है, उनका संवर्धन करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये था, ये अल्पसंख्यक और ये पिछड़ा जो वर्ग है उसके लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि ये बहुत ही कमजोर तबका है, इसको भी समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो है इस प्रकार से आरक्षण के माध्यम से इनको भी वहां तक लाने की व्यवस्था की गई है कि ये भी अपना प्रेजेंटेशन दे सके, ये भी अपना जो है वहां प्रतिनिधित्व जो है इनका हो सके। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं की गई हैं। अब देखिए हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जैसे मैंने शुरू से बताया कि भाई ये जो हमारा संविधान है उसकी ये विशेषताएं हैं जो इसको विश्व के अन्य संविधानों से क्या अलग, एक प्रकार से जैसे मैंने बताया अनोखा या अनूठा संविधान जो है वो बनाने का काम करती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, ये समाप्त हुआ। अब मैं थोड़ा सा लास्ट में आपको ये बता दूं, आपने चैप्टर शुरू से जो है इसको अच्छी तरीके से समझा होगा, फिर भी आपको किसी प्रकार के किसी टॉपिक में कोई समस्या हो तो आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं। अब इसको याद करें कैसे? देखिए, याद करने के लिए सबसे मुख्य बात मैं आपको बताऊं कि दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं पढ़ क्या रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं भारतीय संविधान और उसकी विशेषताओं के बारे में, तो दिमाग में इस प्रकार की बातें आए कि मैं संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहा हूं। अब दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारे संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, विश्व के संविधानों में क्या है, हमारे संविधान में क्या नहीं है, या हमारे संविधान में जो है वो विश्व के संविधानों में नहीं है। थोड़ा सा कंपेयर भी करेंगे तो पता लग जाएगा कि हाँ, हमारा संविधान जो है उसकी ये विशेषताएं ये दूसरे देश के संविधानों से अलग है। लिखकर याद करें जितना कोशिश हो। लिखकर याद करने से क्या है कि लंबे समय तक याद रहता है। मौखिक वैसे आप याद करोगे तो वो जो है इतने लंबे समय तक याद नहीं रह पाएगा, इसलिए कोशिश करें कि लिखकर याद करें। आपकी थोड़ी सीटिंग ज्यादा बनेगी,
उसी के साथ आपका लेख जो है वो भी अच्छा बनेगा, अशुद्धियों पर भी जो है एक प्रकार से आपका ध्यान जाएगा। तो आप कोशिश ये करें कि आप लिखकर ही याद करें, क्योंकि लिखकर याद करने से बहुत फायदे हैं। एक तो हम डबल टाइम तक यानी लंबे टाइम तक जो है पढ़ सकते हैं, एक एकाग्रता भी देती है, क्योंकि हम लिखते हैं उस समय हमारा दिमाग उस पर रहता है हमें लिखना क्या है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध कि आप लिख करके याद करें। उसके बाद मैं जो है अगला चैप्टर शुरू करता हूं, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व व मूल कर्तव्य। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, व मूल कर्तव्य। देखिए, पिछले संविधान की विशेषताओं में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य आ गए हैं। अब ये जो हमने पहले पढ़े पिछले चैप्टर में, थोड़ा शॉर्टली पढ़े, संक्षिप्त में पढ़े कि मूल अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है और मूल कर्तव्य क्या है। वर्तमान समय में आपको बता दूं कि सभी विद्यार्थियों को, सभी लोगों को अपने अधिकारों से परिचित होना बहुत आवश्यक है। यानी आपको पता ही नहीं कि आपके अधिकार क्या है, आपको यही नहीं मालूम कि अधिकार है क्या, तो आपके लिए मैं ये कहूं कि स्वतंत्रता का भी कोई अधिक महत्व नहीं है। तो आपको जानना होगा कि मुझे ये अधिकार जो है वो संविधान के द्वारा जो है वो दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमारे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, हमारे मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं जो है शुरू करता हूं मूल अधिकार। देखिए, मूल जो अधिकार है वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। देखिए, इसमें यह बताया गया कि भाई मूल अधिकार क्या है। वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, यानी हमें जब ये अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं तो ये हमारा जो सर्वांगीण विकास है, चाहे इसमें बात आए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी है, शिक्षा, संस्कृति जो अधिकारों में है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल ले लूं यहां, चाहे समानता के अधिकार का लो, चाहे स्वतंत्रता के अधिकार का लो, चाहे शोषण के विरुद्ध अधिकार का लो। मैं शोषण के विरुद्ध अधिकार का एग्जांपल लेता हूं। देखिए, आपको अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं,
और आप कहीं भी काम करते हैं, आपको अधिकारों की कोई जानकारी नहीं है, और कोई भी संस्था, कोई भी ये कहें कोई जो है कारखाना है, या आप कहीं भी काम कर रहे हैं और वहां आपका शोषण किया जा रहा है, और आपको पता है कि ये हमारे अधिकार में है, हमें ये अधिकार दिया गया है कि हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता, और शोषण अगर कोई करता है तो हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जो इनके अधिकारों के एक प्रकार से आत्मा कहा जाता है, तो उसमें जाकर के हम उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें, जितने भी अधिकार हैं, ये इसलिए दिए गए हैं कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। अब सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण ही संविधान के द्वारा नागरिकों को क्या किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। बताया गया है कि मूल अधिकारों में राज्य का या राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। जो भी सरकारें हैं वो मूल अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, नागरिकों के मूल अधिकारों में। हाँ, परिस्थिति अगर देश में आपातकाल की है, कोई ऐसी परिस्थिति है, तो निश्चित रूप से वहां कुछ समय के लिए जो है हमें हो सकता है कुछ अधिकारों से वंचित कर सकते हैं कुछ समय के लिए, बाकी लंबे समय तक ऐसा नहीं किया जा सकता, वो भी विशेष आपातकाल में, वरना राज्य के द्वारा भी जो है इनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। अब बात मैं कर लूं कि मूल अधिकारों की जो आवश्यकता है, मूल अधिकारों की आवश्यकता एवं महत्व, कि भाई ये जो मूल अधिकार है इनकी क्या आवश्यकता है, इनका महत्व क्या है। क्वेश्चन भी यहां बन सकता है कि मूल अधिकार से क्या अभिप्राय है, क्या आशय है, मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व क्यों है, इनकी आवश्यकता क्यों है, ये भी हम जान सकते हैं कि अधिकार जो है उनकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी, इनका जो है इनकी इंपोर्टेंस क्या है, इनका महत्व क्या है। तो उसके बारे में हम ये जान लेते हैं कि मूल अधिकार और मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व को हम जो है आगे अगर टॉपिक से लिखना चाहेंगे तो उसको आगे हमें बढ़ाना होगा कि मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं, या मूल अधिकारों की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नानुसार समझाया गया है, या इनकी आवश्यकता और महत्व इस प्रकार है, निम्नानुसार है, अग्रांकित है और अग्रलिखित है। इस तरीके से अलग अलग उनमें हम जो है उनको जो है आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें हम पहला टॉपिक डालते हैं नंबर 1, उसके बाद में, और इस टॉपिक में हम डालेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। देखिए, बताया गया कि मूल अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। बताया कि मूल अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। देखिए, लोकतंत्र जो शासन होता है वो जनता का शासन होता है, और जनता के शासन में जनता को यदि अधिकार ही नहीं दिए गए हो तो ऐसी व्यवस्था का ये कहें उसका कोई फायदा नहीं। तो लोकतंत्र की आधारशिला जिस पर टिकी हुई है ये व्यवस्था, कि सब व्यक्ति जो है उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने अधिकारों का उपयोग करके अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो सबसे पहली बात तो यही बताई है कि मूल अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है।
उसके बाद ये बता दिया कि जिसमें प्रत्येक नागरिक को शारीरिक, मानसिक व नैतिक विकास की, जिसमें प्रत्येक नागरिक को शारीरिक, मानसिक व नैतिक विकास की जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है प्रत्येक व्यक्ति को, जिससे उनका शारीरिक विकास हो सके, जिससे उसका मानसिक विकास हो सके, जिससे उसका नैतिक विकास हो सके। इस प्रकार की जो है ये व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको सुरक्षा प्रदान हो, उसका शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास हो सके। अब मैं बात कर लूं दूसरे उसमें, इसलिए आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता है और इनका महत्व है। अगर मैं दूसरी यहां बात कर लूं कि शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। देखिए, मूल अधिकार शासन की स्वेच्छाचारिता, स्वेच्छाचारिता का मतलब होता है मनमर्जी का शासन, उसको रोकने का काम करते हैं कि कोई भी शासन है वो मनमर्जी नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है तो उसके तहत व्यक्ति जो है सरकार की आलोचना कर सकता है, सरकार की निंदा कर सकता है। और संविधान में भी मूल अधिकार शासन व विधानमंडल के ऊपर अंकुश लगाने में सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं? शासन यानी सरकार के ऊपर, विधानमंडल जो विधियों का निर्माण करता है उस पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो इन अधिकारों को कम कर सके। देखिए, ये भी दिया गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो इन अधिकारों को क्या कर सके, कम कर सके। तो ये शासन की स्वेच्छाचारिता पर, मनमर्जी के शासन पर रोक लगाने का काम करते हैं। वर्तमान सरकार है, अगर ये भी कोई मनमर्जी से कोई कानून बनाती है या मनमर्जी से कोई भी जो है ये कार्य करती है, तो जनता को यह अधिकार है, नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वो सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार की निंदा कर सकते हैं। उससे जो है सरकार उनको रोक नहीं सकती है और सरकार नागरिकों के अधिकारों को कम भी नहीं कर सकती है। तो दूसरा जो अधिकारों की आवश्यकता और महत्व के बारे में था कि ये शासन की स्वेच्छाचारिता पर क्या लगाते हैं, रोक लगाने का काम भी करते हैं। कौन? मूल अधिकार। इसलिए इनकी क्या है, आवश्यकता है, इसलिए इनका क्या है, महत्व है। अब मैं बात करूं उसके बाद नंबर 3 कि भाई मूल अधिकार ये तो करते ही, इसके साथ में न्यायिक सुरक्षा। न्यायिक सुरक्षा इसमें यह है कि मूल अधिकारों का हनन होने की स्थिति में नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। यदि कोई भी संगठन, संस्था या सरकार नागरिकों के अधिकारों का हनन करती है तो नागरिकों को यह अधिकार है कि वह न्यायालय की शरण में जा सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है। इस तरीके से एक प्रकार से जो है ये न्यायिक सुरक्षा जो है ये भी है इन अधिकारों की आवश्यकता और महत्व के लिए कि कोई भी सरकार जो है इनका हनन नहीं कर सकती है। इसी तरीके से नंबर 4 पर मैं जो है बात कर लूं यहां, तो जो मूल अधिकार है ये लोकतंत्र का आधार स्तंभ। मूल अधिकार क्या है? लोकतंत्र का आधार स्तंभ की भूमिका का निर्वहन करते हैं और इनके अभाव में लोकतांत्रिक शासन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मूल अधिकारों के अभाव में लोकतांत्रिक शासन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी जब नागरिकों को अधिकार ही नहीं प्राप्त हैं तो ऐसा लोकतंत्र क्या है, ऐसा जनता का शासन क्या है, तो उसकी कल्पना करना ही
मैं तो ये कहता हूँ असंभव है। इसलिए लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में जो है मूल अधिकार कार्य करते हैं, या मूल अधिकार लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं, और इनके अभाव में जो है लोकतांत्रिक शासन की जो है वो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब उसके बाद मैं बात कर लूं पांचवी जो आवश्यकता और महत्व के बारे में बात कर लें। पांचवी आवश्यकता समानता के कारक। मूल अधिकार हैं वो समानता के कारक हैं। इनकी आवश्यकता इसलिए है कि ये बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान रूप से दिए गए हैं। समानता का अधिकार है वो ये बताता है कि व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, स्त्री हो या पुरुष, बिना किसी भेदभाव के सबको समान अधिकार दिए गए हैं। तो एक प्रकार से समानता के भी कारक हैं। अब हम कल आगे जो पढ़ेंगे उसके बारे में, उससे पहले मैं आपको ये अवगत करवा देना चाहता हूँ, जितना पढ़ाया गया है उसको आप घर पर एक बार रिवीजन करें। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स में करें।